हाय एवरीवन। आपको पता होगा आईआईटी दिल्ली बियॉन्ड आईआईटी जैम एग्जाम के 15 सीट्स का एग्जाम अलग से लेता है। लास्ट ईयर स्टार्ट हुआ था। उसकी एक क्विक समरी दे देता हूँ मैं आपको एग्जाम की। एग्जाम में 60 क्वेश्चंस हैं, जिसमें दो सेक्शन है, एक में 20 क्वेश्चन है, एक में 40 क्वेश्चन है। यहाँ पर 1 मार्क के क्वेश्चन है, यहाँ 2 मार्क के क्वेश्चन है। तो टोटल आपके 100 मार्क्स का ये एग्जाम है। ठीक है। सो जो लास्ट ईयर एग्जाम हुआ था उसके जो स्टैटिस्टिक्स के क्वेश्चंस हैं वो मैं इस लेक्चर में डिस्कस करने वाला हूँ। इट वुड बी बेटर कि आप क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखने से पहले एक बार पॉज करके खुद ट्राई करोगे, तो आपकी अंडरस्टैंडिंग इंक्रीज होगी। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, पहला स्टैटिस्टिक्स का क्वेश्चन है इस एग्जाम का। सो अराउंड 15 क्वेश्चंस हैं इस एग्जाम में स्टैटिस्टिक्स के। ओके, आउट ऑफ 60। तो एक एक करके करते हैं। तो क्वेश्चन है कि आपके पास रैंडम वेरिएबल है एक्स, जिसका सपोर्ट है 0 1 2 से सपोर्ट करते ऑल द वैल्यूज जो ये रैंडम वेरिएबल ले सकता है। दिस इज कॉल्ड द सपोर्ट। एंड रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटीज आपको गिवन है। देन यू आर गिवन न्यू रैंडम वेरिएबल y विच इज इक्वल टू x-1 होल स्क्वायर। एक तरफ आपके पास x और फिर आपके पास है x-1 का होल स्क्वायर। ओके, कंसिडर दी फॉलोइंग टू स्टेटमेंट्स कि y की डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है या y की जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो बर्नूली है। तो ये करने के लिए हमें ऑब्वियसली पहले नए रैंडम वेरिएबल y के लिए इसका सपोर्ट और इसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो निकालनी पड़ेगी। ठीक है, एंड उसके बाद विल चेक वेदर इट इज यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन और बर्नूली और बोथ और नन। ओके, लेट्स चेक दैट। सो x वैल्यू ले सकता है 0 1 2। तो रिस्पेक्टिवली अगर y x-1 का होल स्क्वायर है तो 0 - 1 का होल स्क्वायर दैट्स 1, 1 - 1 का होल स्क्वायर दैट्स 0, 2 - 1 का होल स्क्वायर दैट्स 1। राइट। तो दिस इज द सपोर्ट फॉर y। अब आपने पढ़ा होगा लोटस के बारे में, लॉ ऑफ द अनकॉन्शियस स्टैटिस्टिशियन। क्योंकि ये जो रैंडम वेरिएबल y है वो इस x से ही बना है। तो जब x वैल्यू ले रहा है 0, जिस प्रोबेबिलिटी से x जीरो की वैल्यू ले रहा है उसी प्रोबेबिलिटी से y 1 की वैल्यू लेगा। जिस प्रोबेबिलिटी से x वैल्यू ले रहा है 1, उसी प्रोबेबिलिटी से y वैल्यू लेगा 0। एंड सिमिलरली जिस प्रोबेबिलिटी से x वैल्यू ले रहा है 2, उसी प्रोबेबिलिटी से वो लेगा वो 1। ओके, सो यूजिंग दैट प्रोबेबिलिटीज विल बी 0.25, यहां से आया, देन 0.5 एंड देन 0.25। ओके, बट ये जो वैल्यू है रिपीट हो रही है। ठीक है, तो इसे हम ऐड करेंगे वाई, बिकॉज नॉर्मलाइज करना पड़ेगा, टोटल प्रोबेबिलिटी 1 रहेगी। राइट, टोटल प्रोबेबिलिटी हैज टू बी 1। तो जो ये नया रैंडम वेरिएबल है वाई, जो वैल्यू रखता है 0 और 1, 0 की प्रोबेबिलिटी क्लियर है 0.5, इट इज 0.5, और 1 दो बार ले रहा है यहाँ पर, एंड रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटीज आर 0.25 ईच। तो टोटल करके आएगा 0.5। यू कैन चेक दैट टोटल प्रोबेबिलिटी रिमेन्स 1। ओके, सो ये डिस्ट्रीब्यूशन है हमारे पास। क्लियरली ये बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन तो है ही। बर्नौली में क्या होता है, बर्नौली में रैंडम वेरिएबल टेक्स टू वैल्यूज। ओके, जिसे एक को सक्सेस कहते हैं, एक को फेलियर कहते हैं। तो दिस इज डेफिनेटली करेक्ट, बर्नौली है ये। इसके अलावा यूनिफॉर्म में क्या होता है, यूनिफॉर्म में सारी जो वैल्यूज होती हैं उनकी प्रोबेबिलिटी सेम रहती है। ठीक है, तो इन जनरल मोस्ट पीपल आर अवेयर अबाउट दिस कि ए से लेकर के बी तक की प्रोबेबिलिटीज है, सबकी प्रोबेबिलिटी सेम रहेगी 1/b - ए। ये उसका पीडीएफ होता है 1/b - ए। तो दिस इज फॉर कॉन्टिन्यूस, बट जो यूनिफॉर्म है वो डिस्क्रीट वाला भी होता है। ठीक है, वी ऑल्सो हैव डिस्क्रीट यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, ये वो है। यहां पर दो वैल्यूज है 0 और 1, और दोनों की होने की प्रोबेबिलिटी सेम। ओके, तो इट इज डिस्क्रीट यूनिफॉर्म एज वेल। ठीक है, सो ये यूनिफॉर्म भी है और ये बर्नौली भी है। हेंस बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ओके, so that's question number 11 from IIT JAM 2023.
IIT Delhi एग्जाम 2023. ओके, मूविंग ऑन. 12th क्वेश्चन भी स्टैटिस्टिक्स का है. द मीन एंड वेरिएंस ऑफ अ रैंडम वेरिएबल आर गिवन बाय 7 and 49 respectively. So we have x bar equal to 7, we have sigma square equal to 49. Find the coefficient of variation निकालना है, COV निकालना है हमें यहाँ पर. तो उसके लिए आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए. एंड अगर आपको फॉर्मूला याद है तो डेफिनेटली पहले आप आंसर निकालो एंड देन मैं निकालता हूँ. यू कैन पॉज द वीडियो. सो सीओवी का फॉर्मूला होता है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का सिग्मा अपॉन रूट एक्स, सॉरी सिग्मा अपॉन एक्स बार मीन. ओके, सो इट विल बी इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर 49 है, वेरिएंस 49 है, हमें चाहिए स्टैंडर्ड डेविएशन. इट विल बी अंडर रूट 49 विच इज 7. एक्स बार भी है 7, सो इट विल बी इक्वल टू 1. ओके, सो आंसर इज डी. बहुत सिंपल क्वेश्चन था. कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन आ चुका है. एंड कभी कभी आप देखोगे कुछ बुक्स में फॉर्मूला होता है सिग्मा अपॉन एक्स बार इंटू 100. ओके, सो नो नीड टू वरी अबाउट दैट. आप ऑप्शन देखकर ऑब्वियसली आप जज कर सकते हो कि कौन सा फॉर्मूला यूज हुआ है. ठीक है, तो एट टाइम्स इसे 100 से मल्टीप्लाई करके परसेंटेज टर्म्स में भी दिखाया जाता है. ठीक है, ओके, मूविंग ऑन. क्वेश्चन नंबर 13 भी स्टैटिस्टिक्स का ही है. वी हैव x1 x2 up till x10 IID independent and identically distributed Bernoulli random variables. द रैंडम वेरिएबल y, एक नया रैंडम वेरिएबल क्रिएट हुआ है which is sum of all these random variables. So y is equal to x1 plus x2 plus x3 up till x10, जहां पर each of these xi's follow Bernoulli p. ओके, बर्नौली पी ये फॉलो कर रहे हैं, इनकी डिस्ट्रीब्यूशन है. एंड इट इज एक्चुअली डायरेक्ट क्वेश्चन. वी ऑलरेडी नो कि ये जो सम ऑफ बर्नौली है वो बाइनोमियल होता है. रीजन इज सिंपल, बाइनोमियल बर्नौली से ही बना है. क्यों? बर्नौली, बर्नौली में क्या होगा? इफ वी हैव अ बर्नौली रैंडम वेरिएबल लेट्स से एक्स, तो सक्सेस और फेलियर होता है विथ प्रोबेबिलिटी पी एंड 1 - p. बाइनोमियल में क्या होता है? वी हैव एन ट्रायल्स. ओके, फिक्स ट्रायल्स होते हैं जहां पर आप नंबर ऑफ सक्सेस कैलकुलेट करते हो. ओके, तो वो आप देखो यहीं से भाई वो चीज डायरेक्टली आप कंक्लूड कर सकते हो. मान लो x1 फेलियर है, यानी इट टेक्स वैल्यू 0, असाइन कर रहा हूं मैं. x2 1 है. ओके, ऐसे करते करते लेट्स से x10 0 है. तो ये जो सम ऑफ बर्नौली है, जो भी ये वैल्यूज लेंगे, जो भी इनका सम आएगा, वो ऑब्वियसली आपको नंबर ऑफ सक्सेस दे देगा, क्योंकि जहां जहां सक्सेस है वहां 1 की वैल्यू असाइन है. ओके, और जहां जहां 0 फेलियर है, तो ये आपको नंबर ऑफ सक्सेस काउंट करके दे देगा, द सम ऑफ दीज बर्नौलीज. ओके, दैट मीन्स बाइनोमियल इज सम ऑफ बर्नौली रैंडम वेरिएबल्स. ओके, तो ये जो y है, जो सम है बर्नौलीज का, वो बनाकर देगा हमें बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन. ठीक है, मूविंग ऑन. 14th क्वेश्चन भी यहाँ पर इकोनोमेट्रिक्स का है, तो आई एम टेकिंग बोथ स्टैटिस्टिक्स एज वेल एज इकोनोमेट्रिक्स. सो इन टेस्टिंग अ हाइपोथेसिस द p वैल्यू सिग्निफाइज. डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन है. एंड आपको पता होगा p वैल्यू क्या बता रहा है? इट इज द स्मॉलेस्ट सिग्निफिकेंस लेवल जहां पर आप नल को रिजेक्ट कर सकते हो. जो आपका क्राइटेरिया होता है, वी कांट गो इनटू डिटेल्स. आपको ये किसी भी बुक में मिल जाएगा. यू कैन गो फॉर डेवोर, डेवोर में सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, और एनी अदर स्टैटिस्टिक्स बुक जहां पर एस्टिमेशंस के चैप्टर हैं. ओके, सो सिंपल थिंग इज, वन साइड लेकर चलते हैं थोड़ी देर के लिए. तो अगर दिस इज द अल्फा रीजन, ओके, सिग्निफिकेंस लेवल, एंड वी हैव पी वैल्यू एज वेल. तो अगर पी वैल्यू एग्जैक्टली इतनी है, ठीक है, तो आप रिजेक्ट कर सकते हो नल को. ओके, तो इट इज द स्मॉलेस्ट सिग्निफिकेंस लेवल जहां पर आप नल को रिजेक्ट कर सकते हो. तो अगर पी इससे बड़ा हुआ तो आप डेफिनेटली रिजेक्ट कर सकते हो. ठीक है, इससे कम होगा, अगर अल्फा रीजन से वो कम होगा, देन null will be accepted. Okay, so according to the criteria and by the definition, it is the smallest level of significance for rejecting the null hypothesis. ठीक है,
एक बार क्विकली मैं आपको क्राइटेरिया बता देता हूँ, काम आएगा आपके। तो अगर पी वैल्यू इफ इट इज लेस देन अल्फा सिग्निफिकेंस लेवल से, अगर ये कम है, जो गिवन होता है आपको क्वेश्चन में, लेवल 5%, 10%, 1%, जो आपको क्वेश्चन में गिवन होता है, इफ इट इज लेस देन वी रिजेक्ट the null hypothesis. And if p value is more than or equal to alpha, then we accept बोलो या फिर technically we take do not reject null hypothesis. ठीक है, ये criteria, and by definition it is the smallest level of significance for rejecting the null hypothesis. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 एग्जाम का, which of the following describe the property of an unbiased estimator? तो पढ़ लेते हैं एक बार। The shape of the sampling distribution of the estimator is approximately normal. ये unbiased नहीं होता, राइट? ये इसका मतलब अनबायस्ड नहीं है। अनबायस्ड बेसिकली मींस expectation of the sample statistic is equal to the value of parameter. Okay, it basically means जब आप के पास आपने मल्टीपल आपने सैम्पलिंग करी, आपके पास मल्टीपल सैंपल्स अवेलेबल है, आप अलग अलग सैंपल से अलग अलग लेट्स से मीन निकाल रहे हो, अगर आप तो आपने अगर सैंपल मीन्स निकाल ली, सैंपल मीन्स, ये एक सैंपल है, दिल्ली के लोग हैं, सैंपल 1, सैंपल 2, सैंपल 3, सैंपल 4, सैंपल 5, सैंपल 6, सैंपल 7, आपने दिल्ली को लेट से आपने दिल्ली के 7 रीजन में सैंपल कलेक्ट करे, यहां से मीन निकाला, यहां से मीन निकाला, तो यू विल गेट दीज 7 मीन्स। ओके, एवरेजेस आपको मिल गई है, लेट से एवरेज हाइट निकाल रहे हो आप। तो ये तो अभी मैंने 7 का एग्जांपल लिया, अगर आप मल्टीपल सच सैंपल्स लेते हो तो एक डिस्ट्रीब्यूशन क्रिएट करी जा सकती है, राइट? उन सैंपल्स का यूज करके उस तो ये सैंपल मीन का एवरेज, सैंपल मीन्स की डिस्ट्रीब्यूशन बन जाएगी। और जब आप उन सारे सैंपल मीन्स का एक्सपेक्टेशन निकालोगे, दैट शुड कम आउट टू बी इक्वल टू दी पॉपुलेशन मीन। ठीक है, जब आप मल्टीपल सैंपल्स ले करके ऑलमोस्ट पूरी पॉपुलेशन को कवर कर लोगे, तो इट इज एक्सपेक्टेड दैट इन सभी मीन का जो मीन आएगा, इन सारे एवरेजेस का जो आप एक्सपेक्टेशन निकालोगे, दैट शुड कम आउट टू बी इक्वल टू द वैल्यू ऑफ द पॉपुलेशन मीन। ठीक है, इसे कहते हैं अपने एस्टिमेटर का अनबायस्ड होना। ठीक है, तो लेट्स सी कि यहाँ वो कौन सा है। Second is the mean of sampling distribution of an estimator is found within one standard deviation. Now, mean of sampling distribution of the estimator is equal to the population parameter. ये है, C is the correct answer. Mean of the sampling distribution, mean of the sampling distribution is equal to the population parameter. Okay, this is that is what we call a unbiased estimator. ठीक है, 16th question. Uh, it is clearly a right skewed distribution. Okay, क्योंकि इसका मोस्टली जो डेटा है वो राइट हैंड साइड में है, इसे पॉजिटिवली स्क्यूड भी कहते हैं। ठीक है, तो पॉजिटिवली स्क्यूड ये डिस्ट्रीब्यूशन है, एंड यहाँ पर ऑब्वियसली ये मोड होगा हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, एंड मीडियन हमेशा मोड और मीन के बीच में आएगा। ऑलराइट, सो मीन विल बी समवेयर हियर, डिस्ट्रीब्यूशन स्क्यूड है तो उसके अकॉर्डिंग मीन इंक्रीज हो जाएगा। ओके, एंड मीडियन विल बी इन बिटवीन। अब इसका यूज करके वी कैन टेल कि यहाँ पर क्या रिलेशनशिप होगी मीन मीडियन मोड। तो क्लियरली यहाँ पर मीन इज ग्रेटर देन मीडियन इज ग्रेटर देन मोड, दैट्स द क्वालिटी ऑफ अ राइट skewed डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, सो मीन ज्यादा है मीडियन से, विच इज द ऑप्शन, मीन इज ग्रेटर देन मीडियन, दैट्स ऑप्शन ए। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन। मूविंग ऑन, so here we have a probability question.
चलिए पढ़ते हैं। द गेम ऑफ डार्ट्स इज प्लेड बाय थ्रोइंग अ डार्ट एट द बोर्ड, रिसीविंग अ स्कोर कॉरेस्पॉन्डिंग टू द नंबर असाइंड इन दैट रीजन। तो इस सबसे ऊपर वाली रिंग में यहाँ पॉइंट मिलेगा 1। इस रिंग में अगर आप इस सर्कुलर रिंग में अगर आपको आपका डार्ट लगेगा तो आपको मिलेंगे 2 पॉइंट्स, यहाँ 3 पॉइंट्स। एंड अगर आपको मिडल रिंग में अगर आपका डार्ट लगेगा तो यू विल गेट द हाईएस्ट पॉइंट विच इज 5। द डार्ट बोर्ड विद रेडियस आर हैज 5 रीजन्स। वी कैन सी दैट 5 रीजन्स 5 पॉइंट्स। टोटल जो बड़ा जो सबसे बड़ा सर्कल है उसका जो रेडियस है दैट्स आर। एंड रिंग्स के बीच में देर इज अ डिस्टेंस ऑफ r/5। ठीक है। व्हाट इट मीन्स इज ये रेडियस r/5 है, ये ट्वाइस ऑफ r/5 है। जो डिस्टेंस है रिंग्स के बीच में वो r/5 से बढ़ता जा। ठीक है। r/5, r/5, r/5। तो 5 r/5, तो टोटल विल बी r। If further we assume that a dart always hits one of the numbered regions, हमेशा जब रीजन के बीच में लगेगा और आपको कोई पॉइंट मिलेंगे, what is the probability that a player will score 3 points after throwing a dart? ठीक है। 3 पॉइंट्स मिलने की क्या प्रोबेबिलिटी है? यानी कि जो डार्ट है वो इस रिंग में जाकर लगेगा। ओके। सो एंड probability of the dart hitting a particular region is proportional to the region's area। तो बेसिकली 3 पॉइंट्स मिलने की जो प्रोबेबिलिटी होगी दैट विल बी एरिया ऑफ रीजन 3 अपॉन एरिया ऑफ होल डार्ट बोर्ड। ठीक है, क्योंकि प्रोपोर्शनल। सो एरिया में निकालना आता है सर्कल का, दैट्स πr²। आर इज द रेडियस। तो जो थर्ड रीजन है वो एक इनर रिंग है। ठीक है, दिस। तो हम इस कंप्लीट सर्कल का एरिया निकाल करके अगर इस सर्कल का एरिया सब्ट्रैक्ट कर दे तब हमें ये एरिया मिल जाएगा। ठीक है। क्लास 8 मैथमेटिक्स। एक ये सर्कल है, एक ये आउटर, ये जो कंप्लीट सर्कल है। अगर इस कंप्लीट सर्कल का एरिया निकाल करके इसमें से ये सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए तब आपको ये एरिया मिल जाएगा, तो वही करेंगे। तो टोटल जो थर्ड एरिया तक का, जो थर्ड रीजन तक का एरिया होगा दैट विल बी पाई। यहाँ रेडियस होगा 3 टाइम्स r/5 स्क्वायर। करेंटली मैंने ये निकाल लिया, ये हो गया ये रीजन का एरिया। ठीक है। इसमें से हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा ये रीजन 4 और 5 का एरिया। तो 4 और 5, तो फोर्थ रीजन जो ये बड़ा सर्कल है वो सब सिंपली वो सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। उसका रेडियस होगा दिस, यहां तक r/5 तो 2r/5 स्क्वायर डिवाइडेड बाय द एरिया द होल बोर्ड। तो पूरे बोर्ड जो सर्कुलर बोर्ड है उसका रेडियस है r, तो πr²। डन। सिर्फ यही करना था। तो पाई एज इट इज बाहर आ जाएगा। r²/5, r² /25 भी बाहर आ जाएगा। अंदर आ जाएगा 3 का स्क्वायर - 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय πr²। पाई कैंसिल्ड आउट, r² कैंसिल्ड आउट। दिस इज 9 - 4, so 5/25। ऑप्शन सी, 5/25। दिस इज 5/25। स्कैंड क्वेश्चन पेपर है ये, थोड़ा सा इसलिए अनक्लियर है। ओरिजिनल पीडीएफ मुझे नहीं मिली, अगर आपको मिली तो सेंड इट टू मी। एंड इसका ये जो पेपर है जो मेरे पास है वो मैं गूगल ड्राइव पर अपलोड करके उसका लिंक अपलोड कर दूंगा, आप डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है। तो आंसर here is 5/25, विच इज
दिस एरिया डिवाइडेड बाय द एरिया ऑफ द होल डार्ट। और डार्ट बोर्ड में ये स्क्वायर इंक्लूड नहीं है, ये है 53। ये भी स्टैट्स का क्वेश्चन है, प्रोबेबिलिटी रिलेटेड है। वी हैव दिस जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन क्वेश्चन। आपके पास जॉइंट पीडीएफ है सी एक्स स्क्वायर वाई एंड यू आर गिवन द रीजन जहां पर ये डिफाइंड है। तो लेट मी ड्रॉ द रीजन। सो वाई जो है वो वन से कम है, वाई यहां पर होता है, इट इज लेस देन वन। एंड सो अपर लिमिट एक बार मैं ड्रॉ कर देता हूँ। तो वाई वन से कम रहेगा एंड इट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अगर ये एक्स स्क्वायर से बड़ा है एंड वी नो दैट एक्स स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो इट हैज टू बी मोर देन इक्वल टू जीरो एज वेल। एक्स स्क्वायर तो हमेशा पॉजिटिव होगा ना। तो लोअर लिमिट ये रहेगी एंड एक्स स्क्वायर हमें ड्रॉ करना आता ही। सो वन से कम, जीरो से ज्यादा, ठीक है। एंड जो y है वो ग्रेटर देन है एक्स स्क्वायर से। तो इस रीजन की बात हो रही। जो ये डिस्ट्रीब्यूशन है वो यहां पर डिफाइंड है, ठीक है। बिलो वन अबव जीरो एंड y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो ये रीजन हो गया। यहां पर y इज ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड नीचे y विल बी लेस देन एक्स स्क्वायर एंड हेयर y इज एग्जैक्टली इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ओके। तो ये आप कोई भी पॉइंट रैंडमली रखकर चेक कर सकते हो कि ये चीज ट्रू है। नाउ ऑब्वियसली आप y के क्लोजर जाओगे तो y बड़ा हो जाएगा, आप x एक्सिस के क्लोजर जाओगे तो एक्स स्क्वायर बड़ा हो जाएगा। आप ऐसे भी देख सकते हो। नाउ तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो इस रीजन में डिफाइंड है और आपको ऑब्वियसली c निकालना है। यहाँ पर c की वैल्यू, ये एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, तो टोटल एरिया ओवर दिस रीजन इस डिस्ट्रीब्यूशन का वन आना चाहिए। ओके। दो रैंडम वेरिएबल इन्वॉल्व है तो डबल इंटीग्रल होगा, कॉन्टिन्यूस है, रैंडम कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल है तो इंटीग्रेशन होगा, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन है सी एक्स स्क्वायर वाई। ओके। सो कोई भी एक स्ट्रिप अगर मैं यहां पर रखूं लाइक दिस, तो दिस इज एक्स एक्सिस, दिस पॉइंट विल बी यहां पर ये y इक्वल टू एक्स स्क्वायर चल रहा है, तो x की वैल्यू वहां पर हो जाएगी ऑन द लेफ्ट point this will be minus root y, this point will be plus root y, right? तो जो x की लिमिट्स हैं वो माइनस रूट वाई से रूट वाई पर वेरी करेंगी। ओके। एंड ऐसे ये सारे पॉइंट्स कहां से कहां तक जा रहे हैं, y के लिए लिमिट्स कहां से कहां तक है, जीरो से लेकर के वन तक। तो ऐसी मल्टीपल स्ट्रिप्स जीरो से जाएंगी और यहां तक पहुंचे, ठीक है। तो y की वैल्यूज कहां से कहां तक मूव कर रही है, y की वैल्यूज जीरो से लेकर के वन तक जाएंगी, जहां पर ये स्ट्रिप्स आप बनाते चले जाओगे और उन सब स्ट्रिप्स को जैसे ऐड करोगे ओवर दिस रीजन, टोटल एरिया विल बी इक्वल टू वन। तो x के लिए लिमिट्स हैं माइनस रूट वाई से रूट वाई और y के लिए लिमिट्स हैं जीरो से लेकर के वन। इसका टोटल आना चाहिए वन, क्योंकि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है। दैट्स इट। अब इसे सॉल्व करेंगे, काम खत्म हो जाएगा। तो पहले x के रिस्पेक्ट में मैं डिफरेंशिएट करने वाला हूँ, सॉरी इंटीग्रेट करने वाला हूँ। एनी अदर वेरिएबल विल बी ट्रीटेड एज अ कांस्टेंट। तो c एज इट इज, y एज इट इज, x का हो जाएगा एक्स क्यूब बाय थ्री, दैट्स इंटीग्रेशन। लिमिट्स जा रही है माइनस रूट वाई से रूट वाई तक और इसके बाद वी नीड टू इंटीग्रेट अगेन विद रिस्पेक्ट टू y, जहां पर लिमिट्स हैं जीरो से वन। यहाँ लिमिट्स पुट कर देते हैं सी वाई, ये हो जाएगा y की पावर वन बाई टू का क्यूब, सो y की पावर थ्री बाई टू, ये थ्री बाहर निकाल लेते हैं, y की पावर थ्री बाई टू माइनस माइनस और ये फिर माइनस रूट वाई, तो प्लस होकर के आ जाएगा y की पावर थ्री बाई टू। दिस विल बी टू सी टू बाई थ्री सी वाई, वाई की पावर वन, वाई की पावर
3/2, so this will be 5/2. तो अब हमें करना ये है, ये रफ समझ लो, करना ये है 2/3 सी वाई की पावर 5/2, इंटीग्रेट करना है वाई के रिस्पेक्ट में, 0 से लेकर के 1। ओके, सिंपल कैलकुलेशन से आप भी कर सकते हो, एंड इनफैक्ट आई अर्ज कि आप इसे एक बार खुद करके देखना, तभी आपकी प्रैक्टिस होगी। नाउ 2/3 एज इट इज कांस्टेंट है, सी एज इट इज कांस्टेंट है, वाई की पावर 5/2 का हो जाएगा, वाई की पावर 5/2 +1 अपॉन 5/2 +1, दैट 7/2 अपॉन 7/2। ओके, एंड लिमिट्स आर फ्रॉम 0 to 1, एंड जो टोटल आएगा वो आएगा 1। सो दिस इज गोइंग टू बी इक्वल टू, टू ऊपर जाकर हो जाएगा 4, 7 × 3 हो जाएगा 21, दैट्स सी, लिमिट डालने के बाद 1 - 0, इट इज इक्वल टू 1। सो सी विल बी इक्वल टू 21/4। डन। तो इसके लिए आपको जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन की बेसिक नॉलेज चाहिए, एंड इसके अलावा यू नीड टू नो कि टोटल प्रोबेबिलिटी 1 आएगी, और आपको इंटीग्रेशन करना आना चाहिए। आंसर विल बी 21/4, विच इज ऑप्शन डी। ठीक है, मूविंग ऑन, दिस लिमिट इज 0 to 1। क्वेश्चन नंबर 55 है ये एग्जाम का। एक्स इज वेट, वाई इज हाइट, डेटा है 300 स्टूडेंट्स का। ओके, द रिजल्टिंग समरी स्टैटिस्टिक्स आर बिलो। मीन, सैंपल मीन ऑफ वेट 60, सैंपल मीन ऑफ हाइट 170, स्टैंडर्ड डेविएशन हाइट्स का है 10, वेट का है 20, हाइट इज वाई। यहाँ पर हाइट वाई गिवन है, और यहाँ पर हाइट्स के लिए गलती से एक्स लिखा हुआ है। लेट्स सी क्या होता है, ऑप्शन से फिर पता लग जाएगा कि क्या गड़बड़ है। वेट के लिए ऊपर एक्स गिवन था और यहाँ पर वाई किया हुआ है। ठीक है, तो एनीवेज ऑप्शंस के अकॉर्डिंग पता चल जाएगा क्या होगा, एंड कोरिलेशन गिवन है आपको 0.5। A research scholar is interested in estimating this regression, एंड सो आपके पास स्टैटिस्टिक, आपको सॉरी इंटरसेप्ट और स्लोप कोफिशिएंट की वैल्यूज एस्टिमेट करनी है। ओके, डेटा आपके पास है, तो स्लोप कोफिशिएंट का फॉर्मूला होता है कोवेरियंस एक्स वाई अपॉन सिग्मा स्क्वायर एक्स। ठीक है, एंड 300 लोगों का डेटा है, तो हम एज्यूम कर सकते हैं कि नॉर्मल की तरफ कन्वर्ज कर रहा होगा यूजिंग CLT। तो इसकी जगह हम सैंपल का भी यूज कर सकते हैं, जो कि यहाँ गिवन है। ठीक है, एनीवेज कोवेरियंस निकल जाएगा कोरिलेशन से। कोरिलेशन इज इक्वल टू कोवेरियंस अपॉन सिग्मा एक्स सिग्मा वाई। तो कोवेरियंस आपके पास है 0.5, कोवेरियंस एक्स वाई अपॉन सिग्मा एक्स, एक है 10 एक है 20, तो दैट्स covariance will be equal to 0.5 into 10 into 20, so which is giving you a value of 100। तो covariance आ चुका है 100 डिवाइडेड बाय सिग्मा स्क्वायर एक्स। तो सिग्मा स्क्वायर एक्स, अब क्योंकि इनकी कंफ्यूजन है एक्स और वाई की, एक बार अगर 100 लेकर चले, बिकॉज दैट्स 10 स्क्वायर 100, तो उससे आएगा 1, तब आंसर हो जाएगा ये। और अगर हम 20 का स्क्वायर लेकर चले, तब होगा 400,
और आंसर आएगा 1/4, जो कि नहीं, 1/4। तो जो यहाँ सिंबल्स दिए हुए हैं वो यूज कर लेते हैं, उसी से आंसर आ रहा है। आई कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट दैट। एंड आंसर की में भी यही आंसर अवेलेबल है, तो क्योंकि ऑप्शंस की कंफ्यूजन नहीं हुई है तो इट्स फाइन। अदरवाइज प्रॉब्लम तो है इस क्वेश्चन में। ऊपर वेरिएबल्स अलग है और नीचे सिंबल्स में अलग यूज करे हुए हैं। एंड इसके अलावा हम इंटरसेप्ट भी निकाल सकते हैं। V0 इट विल बी, फॉर्मूला होता है वाई बार। आपने इकोनोमेट्रिक में नॉर्मल इक्वेशन निकाली होंगी, OLS में जब आप मिनिमाइज करते हो एरर्स को, ऐसा स्क्वायर ऑफ एरर्स को, तो वहीं से आता है ये फॉर्मूला। आई एम नॉट गोना डिराइव इट राइट नाउ। वाई बार इज 170 माइनस V1 इज, अभी हमने निकाला था 1, एक्स बार इज गिवन टू बी 60 यहां पर है। सो दैट्स 110। तो दोनों ऑप्शंस, दोनों चीजें मैच हो रही हैं यहाँ पर, इंटरसेप्ट भी और कोफिशिएंट भी, स्लोप कोफिशिएंट भी, तो इट्स फाइन। ठीक है, सो दैट्स 55th क्वेश्चन। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 56। Two population regression lines with dependent and independent variables are flipped। एक बार रिग्रेशन y ऑन x है फर्स्ट में, और फिर इन्होंने रिग्रेशन किया है x ऑन y। ओके, फ्लिप करें इन्होंने वेरिएबल्स। तो इट इज ऑफन डन जब आपको, आप वी आर नॉट श्योर कि कौन सा डिपेंडेंट वेरिएबल और कौन सा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। एंड दोनों से जो स्लोप कोफिशिएंट निकल कर आए हैं, एक है 108 और एक है 0.006। यू माइट थिंक कि यहाँ पर तो -108 लिखा हुआ है। हो सकता है, अगर ऐसा है तो गलत है, क्योंकि साइन चेंज नहीं होता। अगर y और x में नेगेटिव रिलेशनशिप है तो दोनों नेगेटिव आएंगे, चाहे आप y ऑन x करो या x ऑन y करो, स्लोप कोफिशिएंट दोनों के नेगेटिव आएंगे। और अगर दोनों में पॉजिटिव रिलेशन है तो β1 और α1 दोनों को जब आप एस्टिमेट करोगे दोनों पॉजिटिव आने चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता कि पहले रिग्रेशन में नेगेटिव रिलेशनशिप आ जाए और दूसरे में पॉजिटिव आ जाए, क्योंकि वेरिएबल्स तो दोनों में चाहे भले ही फ्लिप कर दिए लेकिन सेम है। उनका आपस में जो रिलेशनशिप है इन जनरल वो चेंज नहीं हो जाएगा, नेगेटिव से पॉजिटिव नहीं होना चाहिए। तो दैट्स व्हाई इट देयर माइट बी अ मिस्टेक हियर, या फिर इट्स लाइक दिस कि वो वैल्यूज है 108 और हाइफन हो सकता है। ठीक है, एनीवेज आगे आपसे पूछा गया आर स्क्वायर के बारे में। तो अगेन आप, एक लेक्चर है, मैं उसका भी लिंक यहाँ दे देता हूँ। आई क्रिएटेड अ लेक्चर ऑन दिस, रेगुलेशन वाई ऑन एक्स एंड एक्स ऑन वाई, तो वो आप रेफर कर सकते हो इस फॉर्मूला के लिए। आर स्क्वायर इज इक्वल टू BXY BYX, तो स्लोप कोफिशिएंट रिग्रेशन एक्स ऑन वाई का इनटू स्लोप कोफिशिएंट रिग्रेशन वाई ऑन एक्स का, आप इन्हें मल्टीप्लाई करोगे तो आपको वैल्यूज मिल जाएंगी। तो दैट्स 108 इंटू 0.006। मेरा कैलकुलेटर कहाँ, ये रहा। तो दिस विल कम आउट टू बी 0.648। ठीक है, तो आर स्क्वायर आ रहा है 648, 0.648। ठीक है, एंड कोरिलेशन यानी कि सिर्फ आर, दैट विल बी √0.648, विच इज अप्रोक्सीमेटली 0.8045 के अराउंड ही आ रहा है। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली सेम एज द ऑप्शन। सो आर स्क्वायर इक्वेशन वन का कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन, या को दोनों में आप अगर आप रिग्रेशन वाई ऑन एक्स करो या एक्स ऑन वाई करो, दोनों का कोरिलेशन, दोनों के बीच में जो कोरिलेशन है वो चेंज नहीं होता। और अगर कोरिलेशन चेंज नहीं होता तो कोरिलेशन का जो स्क्वायर है, कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन, वो भी चेंज नहीं हो। ठीक है, सो अब आप इक्वेशन वन का यूज करो या टू का यूज करो, दैट्स गोइंग टू बी सेम, 0.648। सो दैट्स करेक्ट। अंडर रूट लोगे तो यही आएगा, तो कोरिलेशन इज ऑल्सो करेक्ट। So that means all of the given options are correct. So answer is option D। ठीक है, एंड इस फॉर्मूला के लिए आप YouTube पर, इसी चैनल पर ये लेक्चर रेफर कर सकते हो। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लेक्चर का नाम है रिग्रेशन एक्स ऑन वाई एंड वाई ऑन एक्स। आगे आप लिखोगे रवि ठुकराल तो आ जाए दिस। ओके, सो डिफाइन
एक्स एंड वाई, ये एंड का सिंबल है लॉजिक, मैथमेटिक्स में लॉजिक होता है वहां पर। ये सिंबल्स यूज होते हैं, दिस इज फॉर एंड दिस सिंबल इज फॉर और। ओके, सो बट यहाँ पर जरूरी नहीं है इस बात जानना, इन्होंने डिफाइन किया हो कि ये एक नया रैंडम वेरिएबल क्रिएटेड है जिसको हम मानकर चलेंगे मिनिमम ऑफ एक्स एंड वाई। एक रैंडम वेरिएबल क्रिएट किया गया है दिस, जिसका मतलब है मैक्स एक्स वाई। ओके, sum of the expected values of the random variable expectation of x plus expectation of y is given by which of these? ओके, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, दिखने में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। दो चीजें चाहिए, एक आपको पता होना चाहिए लीनियरिटी ऑफ एक्सपेक्टेशंस के बारे में, विच सिंपली मीन्स कि इसे आप लिख सकते हो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स प्लस वन। यानी कि जब आप ये लीनियरली ओपन होते हैं, जैसे अगर आपको याद हो वेरिएंस में क्या होता है, वेरिएंस एक्स प्लस वाई को आप डायरेक्टली ओपन नहीं कर सकते अगर अनलेस दे आर इंडिपेंडेंट। इट इज वेरिएंस ऑफ एक्स प्लस वेरिएंस ऑफ वाई प्लस कोवेरिएंस के टर्म्स आएंगे। ओके, एक्सपेक्टेशन में ऐसे नहीं होता, वो लीनियर है। तो इरिस्पेक्टिव ऑफ वेदर दी रैंडम वेरिएबल्स आर इंडिपेंडेंट और नॉट, आप इसे ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, ऑल्दो यहाँ तो फिर भी इंडिपेंडेंट के बारे में बात हो रही है, बट विदाउट इंडिपेंडेंस एज वेल आप लिनियरिटी का यूज कर सकते हो। तो लिनियरिटी ऑफ एक्सपेक्टेशन पता होना चाहिए। और दूसरा, व्हाट अबाउट दिस, मैक्स एक्स वाई प्लस मिन एक्स वाई। तो जिन्होंने भी मुझसे माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ी है, हम सबसे दूसरी क्लास में इस आईसी के बारे में पढ़ते हैं, ये यूटिलिटी फंक्शन मैं ये क्रिएट करता हूँ एंड इसके बारे में बात करते हैं। देखो, तो ये क्या है, दिस इज एक्स और वाई, और ये वाला है एक्स एंड वाई, इन दोनों का सम जब आप करोगे, देखो इसे ओपन कैसे कर सकते हैं। अगर x लेस देन इक्वल टू है वाई के, तो मैक्स में y द्वारा तो y बाहर आएगा, मैक्सिमम ऑफ x एंड y दैट्स y, और मिनिमम ऑफ x एंड y, हमने केस लिया x लेस देन y का, तो x बाहर आएगा। एंड इफ x इज मोर देन इक्वल टू y, तो मैक्स में x बाहर आएगा और मिनिमम में y बाहर आएगा। बेसिकली इट इज नथिंग बट x प्लस y ओनली। ओके, टेकिंग एक्सपेक्टेशंस बोथ साइड्स, तो सम ऑफ दीज टू इज इक्वल टू एक्सपेक्टेशन ऑफ x प्लस y। एक्सपेक्टेशन ऑफ x और y प्लस x एंड y, इट इज इक्वल टू एक्सपेक्टेशन ऑफ x प्लस y। ओके, और यूजिंग लिनियरिटी आप इसे ओपन कर सकते हो, तो एक्सपेक्टेशन ऑफ x और y प्लस एक्सपेक्टेशन ऑफ x एंड y इज इक्वल टू एक्सपेक्टेशन ऑफ x प्लस एक्सपेक्टेशन ऑफ y। ये आपको निकालना था, जो कि इसके इक्वल आ रहा है, जो कि हमें गिवन है ऑप्शन ए में। ओके, बहुत सिंपल सी चीज थी, कॉम्प्लिकेटेड लगती है, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो, बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो, तो इतना मुश्किल नहीं है, आईआईटी का पेपर बहुत आसान। ओके, कोई क्वेश्चन अगर रह गया है, कोई डाउट है, तो डेफिनेटली आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हो। एंड कहीं भी कोई कंफ्यूजन है, एंड यू कैन ऑल्सो टेल हाउ डिड यू फाइंड दिस लेक्चर। ओके, थैंक यू, बाय बाय। ओके, बाय कहने से पहले आई गेस एक और क्वेश्चन है, वो भी देख लेते हैं। हियर इट इज। तो 58th क्वेश्चन है ये एग्जाम का। यहाँ पर आपको ये रिग्रेशन गिवन है, रिग्रेशन इक्वेशन, the estimators of the unknown parameters beta naught hat and beta 1 hat, ये हैं which of the following statements is or are correct? Let's see. Parameters beta naught beta 1 follow a normal distribution, यहीं पर बात खत्म हो जाती है। बीटा नॉट बीटा वन फिक्स्ड वैल्यूज है। ओके, फिक्स्ड वैल्यूज है, इनकी कोई डिस्ट्रीब्यूशन होती ही नहीं। मैं सैंपल की बात नहीं कर रहा हूँ, पैरामीटर्स की बात कर रहा हूँ। दीज आर सैंपल स्टैटिस्टिक्स एंड दिस इज दीज आर पैरामीटर्स। ये कुछ वी डोंट नो बट दीज आर सम फिक्स्ड वैल्यूज, हमें अभी पता नहीं है, हम एस्टिमेट करने की कोशिश कर रहे हैं। एस्टिमेट करने के लिए आप सैम्पलिंग करते हो, सैम्पलिंग में आप अलग अलग बीटा नोट निकालोगे, इस सैंपल का अलग बीटा नोट आएगा,
इस सैंपल का अलग बीटा नॉट हैट आएगा। ओके, फिर डिस्ट्रीब्यूशन क्रिएट होगी, वो बात की बात है। बट सबसे पहले ये दोनों तो अपने आप में फिक्स्ड वैल्यूज हैं, ये रैंडम वेरिएबल्स नहीं है। पैरामीटर रैंडम वेरिएबल्स नहीं होते। कौन रैंडम वेरिएबल्स होते हैं? स्टैटिस्टिक, सैंपल स्टैटिस्टिक, जो सैंपल एस्टिमेटर्स हैं वो पैरामीटर्स होते हैं, वो रैंडम वेरिएबल्स होते हैं। ओके, एक्स एंटे बीटा नॉट एंड बीटा वन हैट, बीटा नॉट हैट एंड बीटा वन हैट आर रैंडम वेरिएबल्स। हाँ, तो जब तक हमें नहीं पता, हम एस्टिमेट करने की कोशिश कर रहे हैं, वो एक रैंडम वेरिएबल्स हैं। ये ऑप्शन करेक्ट है। ऑप्शन सी है पैरामीटर्स कैन नॉट बी एस्टिमेटेड अनलेस, ये एरर्स लिखा है यहाँ पे, एरर्स आर होमोस्केडास्टिक, ऐसा कुछ नहीं है। इवन इन व्हेन वी हैव द प्रॉब्लम ऑफ हेट्रोस्केडास्टिसिटी, आप स्टिल पैरामीटर्स को एस्टिमेट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। ओके, तो सिंस दिस ऑप्शन इज रॉन्ग, दिस ऑप्शन इज रॉन्ग, तो ऑल ऑफ द अबव कैन नॉट बी करेक्ट, एंड ओनली करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट ही बताना था, इज ऑप्शन बी। कि जो मैंने आपको ये पूरा प्रोसेस एक्सप्लेन किया, एक्स एंटे दीज रैंडम वेरिएबल्स आर रैंडम वेरिएबल्स। एक्स एंटे मींस बिफोर एस्टिमेटिंग, एक होता है एक्स एंटे और एक होता है एक्स पोस्ट। तो इनिशियली एक्स एंटे एस्टिमेशन करने से पहले वो रैंडम वेरिएबल्स ही हैं। ओके, सो दैट्स इट, सी यू नेक्स्ट टाइम।